हेलो दोस्तों, डर की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक अमेरिका की सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ। मेरा जन्म दक्षिणी अमेरिका के लुइसियाना में हुआ था और मैं वहीं पला बड़ा हूँ। मुझे मेरे पिता से जंगल में शिकार करना, नदी में मछली पकड़ना, कैंपिंग करना और बिना किसी सामान के जंगल में सर्वाइव करना जैसे हुनर सीखने को मिले। मेरे डैड और ग्रैंडपा ने मुझे यह सब अच्छे से सिखाया था, इसलिए मुझे अपनी ये सारी स्किल्स परखने के लिए अकेले जंगल में जाना था। मैं बहुत छोटा था, मगर जब मैं 17 का हो गया तब मुझे मौका मिला जंगल में अकेले कैंपिंग करने का। मेरा प्लान जंगल में एक रात गुजारने और शिकार करने का था, इसलिए मैंने हंटिंग और कैंपिंग का अपना सारा सामान पैक किया और अपने घर पे बता दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ताकि अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊँ और वापस ना आऊँ तो सबको पता हो कि मुझे कहाँ ढूंढना है। जंगल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मैं पैदल भी जा सकता था, मगर मेरे दिल ने कहा कि मुझे अपनी कार ले जानी चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास भारी सामान था। मैंने अपना बैग कार में रखा और कार स्टार्ट करके जंगल की तरफ चला गया। जंगल जाने वाली सड़क पिछली बरसात से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, मगर मेरी कार उस पर आराम से चल रही थी। करीब शाम के 6:15 बजे तक मैं जंगल में पहुंचा। यह दिसंबर का वक्त था, इसलिए उस वक्त तक अंधेरा घिरने लगा था, मगर इतनी रोशनी थी कि मैं अपनी कार खड़ी करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ सकूं, और बाकी का पैदल सफ़र मुझे अपनी फ्लैश लाइट की रोशनी के सहारे ही तय करना था। कार को जंगल के बाहर पार्क करके मैं जंगल में घुसा। तब तक 6:30 बज चुके थे और जंगल के अंदर गुप्त अंधेरा था। मैं जंगल के अंदर कार नहीं ला सकता था, क्योंकि वह जंगल घना था। पेड़ एक दूसरे के बहुत करीब थे, उनके बीच से कार गुजारना मुश्किल था। फ्लैश लाइट की रोशनी के सहारे मैं जंगल में बहुत अंदर तक पहुंच गया। वो जंगल मेरे लिए नया नहीं था, मैं पहले भी कई बार उस जंगल में हंटिंग कर चुका था, इसलिए मैं उस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। लेकिन यह पहली बार था कि मैं रात में उस जंगल में आया था। एक साफ़ सुथरी समतल जगह देखकर मैंने अपना बैग नीचे रखा और फटाफट आसपास से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। उसके बाद मैंने अपना टेंट लगाया और अपना हंटिंग का सारा सामान इस तरह रख दिया ताकि अगली सुबह उन्हें लेकर मैं शिकार पर निकल सकूं। फिर मैंने टेंट के बाहर आग जलाई और उसके पास बैठकर डिनर किया। रात के खाने के लिए मैं खाना घर से ही पैक करके लाया था। जंगलों का अपना ही माहौल होता है। कभी छोटे जानवरों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, तो कभी रात के पक्षियों की आवाज़ें और झींगरों की किरकिर से पूरा जंगल गूंज रहा था। मेरे सामने जलती हुई आग की रोशनी में मैं ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता था। आसपास के पेड़ों के पीछे गुप्त अंधेरा था, और शायद उस अंधेरे में खड़ा कोई छोटा जानवर मुझे देख भी रहा होगा। मैंने अपना खाना खत्म किया और उसके बाद मैं अपने टेंट में घुस गया। मैं अपनी स्लीपिंग बैग में घुसकर सोने लगा। जंगल के उस सन्नाटे में मुझे तुरंत ही नींद आ गई, लेकिन रात के करीब 2-2:30 बजे मेरी नींद खुल गई, और इस वक्त जंगल पहले से भी ज़्यादा खामोश था। अजीब सी डरावनी खामोशी ने पूरे जंगल को घेर रखा हुआ था। यह वो खामोशी थी जो किसी मुसीबत के आने का एहसास दिलाती है। क्या कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर आपको अपनी धड़कन साफ सुनाई देती है? हाँ, मैं अभी बिल्कुल वैसी सिचुएशन में फंसा हुआ था। मेरी धड़कनें मुझे इतनी साफ सुनाई दे रही थी, मानो जैसे मेरा दिल ठीक मेरे कानों के पास आकर धड़क रहा हो। मैं उठकर बैठ गया। मैंने स्लीपिंग बैग के सिरहाने के नीचे रखा हुआ अपना रिवॉल्वर हाथ में लिया। मुझे पूरा यकीन था कि मैं किसी मुसीबत में फंस चुका हूँ। तभी जंगल के उस सन्नाटे के बीच मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, एक सूखी लकड़ी के चटकने की आवाज़। यह आवाज़ मेरे टेंट से कुछ 20-25 मीटर दूर से आई थी। किसी न किसी ने तो ज़मीन में गिरी सूखी लकड़ी के ऊपर पैर रखा था। कोई था जो बड़ी ही खामोशी से मेरे टेंट की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ से लग रहा था जैसे वो 2 पैरों में चल रहा था। वो कोई इंसान हो सकता था, मगर वो जंगल हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी का हिस्सा था। अगर किसी को उस जंगल में आना हो तो हमसे परमिशन लेकर आता, और अगर कोई हमसे परमिशन लेकर इस जंगल में आया होता तो मेरे डैड मुझे ज़रूर बताते। मैंने धीरे से अपने टेंट की एक छोटी सी खिड़की की जिप खोली और बाहर देखा। बाहर अभी भी कोयले सुलग रहे थे और टेंट के बाहर एक एलईडी बल्ब भी जल रहा था। उसकी रोशनी में मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज़ आई थी, मगर वहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया उस गुप्त अंधेरे में। और तभी जंगल वापस पहले जैसा हो गया।
झींगुर फिर से किरकिर करने लगे। रात के पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल अभी तक पॉज मोड में था और किसी ने प्ले का बटन दबा दिया हो। मुझे लगा कि शायद वो मेरा वहम था कि कोई वहाँ आया था, इसलिए मैं वापस सो गया। और फिर मेरी नींद सुबह के 5 बजे खुली। मैं तुरंत उठा, फ्रेश होकर मैंने हंटिंग का सामान उठाया और शिकार पर निकल गया। अभी मैं जंगल के अंदर सिर्फ 1 मील चला था और अभी मुझे 1 और मील चलना बाकी था। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी दाहिनी तरफ कोई है। मैं एक पतली सकरी पगडंडी पे चल रहा था। उसके दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियाँ थी। मैंने अपनी हंटिंग राइफल को उस तरफ पॉइंट किया जिधर मुझे लगा था कि कुछ है। तभी झाड़ियों में मुझे एक हिलती हुई छोटी सी पूंछ दिखाई दी। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया ताकि उस जानवर का शिकार करके उसे घर ले जा सकूं। तभी उस जानवर ने अपना सिर उठाया। वो एक अजीब सा दिखने वाला हिरन था। वो आसपास की झाड़ियों के पत्ते खा रहा था और कभी कभी अपना सिर उठाकर आसपास भी देख रहा था। घास और पत्ते चरते हुए वो मेरे करीब आता जा रहा था। तब मैंने गौर किया कि वो कोई नॉर्मल हिरन नहीं था। वो बीमार लग रहा था। उसके शरीर में बाल नहीं थे। उसकी चमड़ी गुलाबी और दानेदार थी, जैसे उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ हो। उसकी आंखें भी एकदम सफ़ेद थी, जैसी बॉलीवुड की बकवास हॉरर फिल्मों में ज़ॉम्बीज़ की आंखें होती हैं। उसकी सींगें भी बाकी हिरणों के जैसे नहीं थी, अजीब मुड़ी हुई थी। उसकी सींगों में गहरे गहरे छेद थे और शायद उनमें कुछ रेंग रहा था। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसकी हालत पर मुझे दया आ रही थी। मैं जानता था कि वो बीमार है, दर्द में है और उसे उस दर्द से आज़ाद करने का सिर्फ एक ही तरीका था, मैं उसके सिर पर गोली मार दूं। वो मेरे से बस 12-15 मीटर की दूरी पर था, मगर उसे नहीं मालूम था कि मैं वहीं पास में ही हूँ। मैंने अपनी राइफल से उसकी तरफ निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। एक क्लिक की आवाज़ हुई, मगर गोली नहीं चली, क्योंकि पिछली रात मैं राइफल लोड करना भूल गया था। क्लिक की आवाज़ सुनकर उस हिरन का ध्यान मेरी तरफ आया। उसने मुझे देख लिया, मगर वो ऐसे ही खड़ा रहा और फिर एकाएक उसने अपने आगे के 2 पैर उठाए और पीछे के 2 पैरों पर खड़ा हो गया, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। उसने अपना जबड़ा खोला और जोर से दहाड़ा। तब मैंने उसके दांतों की तरफ देखा। उसके दांत गंदे, पीले और नुकीले थे। उसका शरीर पहले से बड़ा होने लगा था। उसके कंधे चौड़े होने लगे थे। चेहरा भयानक होता जा रहा था। ऐसा दृश्य मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उसके बाद वो हिरन, जो कि अब हिरन नहीं था, वो किसी हैवान की तरह 2 पैरों में दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैं अपनी रिवॉल्वर टेंट में ही छोड़ आया था, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा बुलेट्स अपनी जेब में रख लाया था। मैंने फटाफट अपनी राइफल लोड की और झट से उस हैवान पर अपनी राइफल तान के गोली चला दी। वो गोली सीधा उसके कंधे पर लगी और वो कुछ पल के लिए अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वो अपने घाव को देखने लगा। उसके कंधे में से खून निकल रहा था। फिर उस हैवान ने मेरी तरफ देखा और फिर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर वो जोर से दहाड़ा, मगर इस बार मुझे उसके सर के बीचों बीच निशाना लगाने का वक्त मिल गया था। मैंने उसके सिर पर गोली दाग दी, मगर वो हैवान बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ कूदा और वो गोली ठीक उसकी छाती पर जा लगी और वहीं ज़मीन पर गिर गया। इस बार वो बुरी तरह घायल हो गया था। मैंने अपनी राइफल को फिर से लोड किया और फिर से उस हैवान पर निशाना साधने के लिए राइफल उठाई। तो देखा तो वहाँ से वो गायब हो चुका था। मैंने चारों तरफ देखा, मगर मुझे वो दिखाई नहीं दिया। जिस जगह वो गिरा था, अब उस जगह पर खून गिरा हुआ था। तभी कुछ दूरी पर मुझे पक्षियों के एक झुंड के उड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस तरफ देखा तो देखा मुझसे 70-80 मीटर दूरी पर वही हैवान खड़ा मुझे ही देख रहा था। उसके कंधे और छाती में से खून निकल रहा था। मैंने फिर से उसके ऊपर अपनी राइफल तान दी। यह देख वो हैवान वहाँ से दूर भागने लगा। 2 पैरों से भागते भागते वो चारों पैरों में आ गया और मेरे देखते ही देखते वो फिर से हिरन के रूप में आ गया और घने जंगलों में कहीं गायब सा हो गया। बस उसी वक्त मैंने भगवान को याद किया और भागता हुआ उस जंगल से बाहर निकलकर सीधा अपनी कार में आया और फिर सीधा अपने घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं अपने टेंट में जाकर अपना सामान ले लूं। घर पहुंचकर मैंने अपने डैड को उसके बारे में बताया। अगले दिन मैं
मेरे डैड और मेरे कुछ दोस्त वापस उस जंगल में गए और अच्छे से छाना, मगर हमें कुछ नहीं मिला। जब हमने मेरे कैंप साइट में जाकर देखा तो देखा वहाँ का हाल बहुत बुरा हो चुका था। मेरे टेंट को बुरी तरह से फाड़ा हुआ था। मेरा बैग और स्लीपिंग बैग भी बुरी तरह से फटा हुआ था। उस जगह को किसी ने तहस नहस कर दिया था। हम वापस घर आ गए और डैड ने यह सुझाव दिया कि उस जंगल में कभी भी अकेले नहीं जाना, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं।